नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 के लिए गणित विषय का पेपर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर को डिजाइन किया गया है। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरे मॉडल पेपर को सही ढंग से समझना है। और दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर अति शीघ्र रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मॉडल पेपर को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक एक होता है। ऑप्शन नंबर द इज द राइट आंसर। और मैंने आपको पहले ये भी बताया हुआ है कि किसी भी परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक क्या होता है, आपको हमें कमेंट करके बताना है ताकि हमें पता लगे आपने कितना याद किया है। अब सेकंड क्वेश्चन को हम हल करते हैं। एक स्तर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक स्तर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप है वो क्या होता है? तो उसमें सरराशि एक होती है और उसकी अधिकतम घात है वो एक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका स राइट हो जाएगा। ए बी कोई संख्या है और एक्स एक सरराशि है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, एक आयत के विकर्ण AC व BD हैं। यदि AC 10 सेमी है तो BD का मान होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। यदि AC 10 सेमी है तो BD जो विकर्ण है वो भी 10 सेमी होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल आप एक पूर्ण संख्या में नहीं निकाल सकते। तो 625 एक पूर्ण वर्गमूल संख्या है, ठीक है ना। और 400 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। और ये है 25 का स्क्वायर है। और 256 ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो आपके 16 का स्क्वायर है। और 117 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट हो जाएगा। 171 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे का क्वेश्चन रहेगा 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक होगा। आपको बताना है कि यदि आप इसका घनमूल ज्ञात करते हो 15,625 का, तो इसका घनमूल ज्ञात करने पर इकाई अंक आपको क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जिस संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका घनमूल ज्ञात करने पर भी इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6th, 170 का 10% है। प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल तरीका है, यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं। 170 का मतलब होता है गुणा। 170 का कितने प्रतिशत? 10%। तो 10 बट्टे में हम लगा देंगे 100। अब देखो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया और इस जीरो से हमने इस जीरो को कैंसिल कर दिया। बसा क्या? इधर एक और बट्टे में भी एक। एक को एक से मल्टीप्लाई करने पर या भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो पूरा पूरा कट हो गया। बसा सिर्फ 17। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट है। आंसर आ जाएगा 170 का 10% है वो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस एक्स की घात 3 व माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करने पर प्राप्त होगा। इन तीनों संख्याओं को आपस में, इन तीनों पदों को आपस में गुणा करने पर आपको उत्तर क्या मिलेगा? तो ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस से गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर प्लस में आएगा। अब देखो, एक्स 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 तीनों ही क्या है? एक्स है। अब जब भी समान सरराशि होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई करती है तो उसकी घातें आपस में क्या करती है? प्लस करती है, जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है। तो 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 2 हो गया 6। तो x की घात हो जाएगी 6। ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो दोस्तों, आपको सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूं कि जिस भी संख्या की घात माइनस है और उसका आपको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना पड़े तो उस माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना? प्लस में। तो 2 की घात हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी? 2 की घात 4। और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। कितना होता है? 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। यदि माइनस की घात है और गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो घात को प्लस में कर दो, और प्लस किया तो उसको माइनस में कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, 4/7 प्लस 6/11 का मान लिखिए। ये प्लस हो रहा है, प्लस करना है आपको।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 7 और 11 का 77, 11 7 77। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो अंकों की संख्या है भिन्न के रूप में और उसको प्लस करना है या माइनस करना है, तो हरों को आपस में गुणा करके आपको लसब के रूप में लिख देना है और बाकी इसको वज्र गुणा कर देना है। तो 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, ओके। प्लस 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 सके 36 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। अब इन दोनों को प्लस करके लिख दो। तो 4 और 2 होते हैं 6 और 4 और 4 होते 8, बटे में आ जाएगा 77। 86/77 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10वां। यदि x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 18, तब x का मान होगा। x का मान क्या होगा आपको बताना। तो x कितने, 1 2 3 जुड़ेंगे तो आपस में ये हो जाएंगे 3x। कितने हो जाएंगे, 3x। और 1 और ये 2 दो असर राशि आपस में जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे 3। बराबर में आपके हैं 18। हमको किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो ये प्लस के 3 उधर भेज दो। तो यहाँ तो पहले तो रह गए आपके 3x, बराबर में ये 18 हैं। प्लस के 3 उधर गए तो ये हो गए माइनस के 3। अब देखो आगे हल करते हैं इसको। x को ही हमें यहाँ रखना है तो x को यहीं पर रखो। 18 माइनस 3 यानी 15 रहता है पीछे। 3 मल्टीप्लाई में था, x के साथ गुणा कर रहा तो ये पक्षांतरण करेगा तो क्या किस में जाएगा, भाग में जाएगा, ठीक है ना। तो 3 गया भाग में, ठीक है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 3 का भाग 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है। तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपने क्या 3 का पक्षांतरण किया तो कोष्टक में लिख दो 3 का पक्षांतरण, 3 का पक्षांतरण, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोष्टक में लिखते रहना ताकि एग्जामिनर आपका एक भी अंक काट न सके। आगे का क्वेश्चन रहेगा 11वां। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों पहले आपको 200 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। 200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। इसका पता करने के लिए 3 के हम जोड़े बनाते हैं। तो आप देखोगे इसमें 2 का तो ये जोड़ा बन रहा है, 3 अंक 3 बार 2 तो आ रहे, लेकिन 5 है वो 3 बार नहीं आ रहे। इसने क्या बोला हुआ, गुणा करने के लिए बोला गया, ठीक है ना। गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या। तो भाई देखो यहाँ पर 5 2 बार है और कितने 5 की आवश्यकता, आपको एक और 5 की आवश्यकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 के 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहा है। अतः हमें 1 5 की आवश्यकता है। 1 5 की आवश्यकता है। 1 और 5 की आवश्यकता है। अतः आपको 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्या, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। किससे गुणा करने पर, 5 यानी जिसकी कमी पड़ती है उससे गुणा कर देना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। एक कार इकाई दई सैकड़ा हजार 10 लाख 3 लाख रुपए में खरीदी गई। 1 वर्ष पश्चात इसके मूल्य का 100% अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष के बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला रहता है A = P कोष्टक 1 प्लस या माइनस, अवमूल्यन हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। A 1 प्लस या माइनस R/100, R/100 घात होती है n। अब देखो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ आगे। P हमारे क्या है, P यानी प्रिंसिपल है 3 लाख। तो 3 लाख कोष्टक हटा दो, इंटू लगा दो। 1 का आपके 1 रहेगा, यहाँ एक बार कोष्टक रखो, बाद में हटाएंगे। 1 माइनस R आपके कितना है, दर कितनी है, 100% की दर है। तो 100 बट्टे में आपके आ जाएगा 100 और घात n यानी n कितने बार हिसाब हो रहा है, हिसाब तो एक बार ही हो रहा है, ठीक है, 1 वर्ष बाद में डायरेक्ट। तो घात 1 लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आगे आपको इस प्रकार से हल कर दोगे तो इसका आंसर आपके कुछ इस टाइप से आएगा। आगे आपको इस टाइप से इसको हल कर देना है। मैंने इस टाइप से ये यहाँ पर लिखा है, इतना आपको समझा दिया है। अब इस कोष्टक को हल कर दो। देखो 3 लाख के 3 लाख लिख दोगे, कोष्टक हटाओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस 100/100 को इस कोष्टक को हल करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 94 × 100, ठीक है ना। तो
तो बराबर में आपको ये 00 से 00 काटेंगे, फिर 94 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,82,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जहाँ पर आपको सत्य या असत्य बताना है। तो पहला इसका रहेगा -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8 बराबर 1/-4 की घात 3। देखो दोस्तों, ये -4, ये भी -4, आधार समान है, भाग हो रहा है तो घातें आपस में माइनस करती हैं। तो 5 माइनस आपको करना है 8, तो आपको आंसर कितना मिल रहा है, 5 में से 8 जाएंगे तो पीछे आपके रहते हैं -3। कितने रहते हैं, -3। आधार क्या है आपके, -4 है, तो -4 की घात हो जाएगी -3। अब माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसका व्युत्क्रम कर दो, -4 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/-4, 1/-4, -3 घात थी, अब इसकी घात हो गई +3, यानी 1/-4 की घात 3। ऑप्शन हमारा ये है, इसके भी यही आंसर प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन इसने जो बताया वो पॉइंट सत्य रहेगा। सेकेंड है 1/2 की घात 3 की घात 2 बराबर 1/2 की घात 6। देखो यहाँ पर 1 की घात 2 है या 2 की घात 3 की भी घात 2 है। जब भी एक ही संख्या की डबल घातें होती तो वो घातें आपस में मल्टीप्लाई करती है। तो 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 हो जाएगा, यानी 1/2 की घात 6। ऑप्शन ए भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर माइनस में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ नहीं रहा है, इसका मतलब हमें पहले से पता लग गया कि ये बात इसकी असत्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाक से यदि आपको कोई ट्रिक के माध्यम से हमें पता लग जाता है तो आगे फिजूल का समय खराब नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो 3 की घात -7 भाग 3 की घात -10 इंटू 3 की घात-5 बराबर 1/3 की घात 2। अब देखो यहाँ पर ये पहले भाग हो रहा है, भाग होता है तब क्या होता है, आधार समान है तो घातें आपस में माइनस करती हैं। तो माइनस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -7 माइनस करेगी -10। अब देखो -7 के -7 माइनस माइनस हो गया +10, एक प्लस एक माइनस, तो घात आप मतलब माइनस होता है और पीछे रह गया आपके प्लस का 3 रह गया। तो यानी इतना ये हल हो गया, 3 की घात आपके आ रही है 3 इंटू 3 की घात इधर है -5, ये इस पूरे कोष्टक का आ गया 3 की घात 3। अब इसको हम हल करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आधार समान है तो घातें आपस में क्या करती है, प्लस करती है। 3 के अंदर हम जोड़ेंगे 5, तो आंसर हमें कितना मिल रहा है, -2। कितना मिल रहा है, -2। हाँ, ये -5 और ये क्या करेगी, ये घातें आपस में प्लस करेगी, तो 3 प्लस ये घात -5 थी, तो यहाँ पर ये -5 है। ठीक है, तो पीछे आपके -2 बच रहे हैं, तो यानी ये आपके हो रहा है 3 की घात -2। अब माइनस की घात को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको उल्टा कर दो और ये हो गई प्लस में 1/3 की घात 2। तो इसके भी यही आंसर है, मतलब इसकी बात सत्य रहेगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों हल करते हैं, जो रिक्त स्थानों से संबंधित हैं। पहला है 1 सेमी क्यूब बराबर आपके आता है कितना, 1 मिलीलीटर। कितने मिलीलीटर, 1 सेमी क्यूब का में आपके आयतन कितना होता है, 1 मिलीलीटर होता है। ठीक है, दूसरा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, ऊंचाई, तो ये कमरे की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके किसी आकृति का परिमाप समस्त भुजाओं के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेमी स्क्वायर है, तो घन की भुजा होगी 10। कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 6a²। अब देखो 6 का तो 6 इंटू a का मतलब 10, तो 10 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 6 इंटू 100 यानी 600, राइट है ना, तो हमारे ये 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें आपको मिलान करना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, एक पदी को द्विपदी से या द्विपदी को एक पदी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4p को ये q प्लस r से गुणा करेंगे, तो 4q से गुणा करेंगे तो 4 का 4 रह जाएगा, pq आ जाएगा, 4pq। तो इसमें सबसे पहले देखो 4pq आ रहा है, उससे मिलान कर दो। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। a माइनस b से गुणा करना, तो a से गुणा करेगा तो a का तो स्क्वायर हो जाएगा और b हो जाएगा। a स्क्वायर b किस में आ रहा है, देखो इसमें a स्क्वायर b, तो ये डायरेक्ट सीधी ट्रिक आपके इससे मिलन कर जाएगी। यहाँ पर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना 7a स्क्वायर b स्क्वायर से, तो 7 पहले a से गुणा करेगा, 7 का तो 7 रह जाएगा, a स्क्वायर और यहाँ a की घात 1, तो a की घात हो जाएगी 3 और b स्क्वायर, यानी 7 a की घात 3 b स्क्वायर कहाँ पर है, उनसे मिलान करेगा, यहाँ पर है तो ये इनसे मिलान करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके 4 इससे गुणा करेगा, तो 4 का तो 4 रह जाएगा, a की घात यहाँ 1 है और यहाँ घात है 2,
तो ए की घात 1 और 2 कितनी हो जाएगी, CR की घात 1, सॉरी ए की घात 1 और ए की घात 2, तो CR ए की घात 3 हो जाएगी। यानी ये तो बसा हुआ, इससे ही मिलान करेगा, हमें पता ही था। टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 16वां, जहाँ पर आपको एक आलेख दिया गया, इस आलेख को रीड करना है और उसके बाद में पूछे गए क्वेश्चनों के आपको आंसर भी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर तो क्या दिए गए, मैच दिए गए, और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पर बनाए गए रन दिए गए हैं, ठीक है। और ये डैश डैश वाला बल्लेबाज ए के लिए है और ये डायरेक्ट गहरी लाइन है, ये बल्लेबाज बी के लिए है। ओके, चलिए क्वेश्चनों के आंसरों को देखते हैं। दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है, तो दोनों एक्स पर तो आपके एक्स अक्ष पर तो दिया गया है मैचों की संख्या और वाई पर दिया गया है रनों की संख्या, ठीक है। और कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है, तो डैश डैश वाली। कौन सी, डैश डैश वाली, हमने देख लिया है। वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में, तो देख लेते भाई इसमें किस में समान था, हम देखते हैं। जहाँ पर दोनों बिंदु एक साथ मिल रहे होंगे, यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों बिंदु एक साथ नहीं है, यहाँ पर दोनों बिंदु एक साथ हैं। तो यहाँ पर ये देखो कितने 60 रन बने थे, और ठीक है ना। मैच नंबर कौन सा था, ये मैच नंबर था 4। मैच नंबर 4 में ये दोनों बराबर रहे थे, ठीक है ना, बराबर रन बनाए थे। दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने ये निर्णय कैसा लिया, दोनों बल्लेबाज में स्थिर कौन है, ठीक है, यानी उतार चढ़ाव नहीं आया। तो देखो ये ए बल्लेबाज है, ये ने तो कितना ऊपर गया है, वापस कितना नीचे आया, यानी ये शिखर भी बना रहा है और खाड़िया भी बना रहा है। तो इस कारण से हमें पता लग रहा है कि ये ए तो स्थिर है नहीं और बी स्थिर है। ये कम खाड़िया बनाता है और कम ऊंचाइयों पे भी शिखर तो सिर्फ एक ही बनाता है, ठीक है ना। तो बी स्थिर है और ए स्थिर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, हम यहाँ पर भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं। ये संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 729, समझ लेना सही ढंग से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से दो दो के पैर बनाएंगे, ये 2 का पैर बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब देखना है कि ये 7 है वो किसके वर्ग में आता है। देखो दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अब देखो 1 से लगाकर यहाँ 4 है, तो 1 से लगाकर 3 तक जो संख्या है वो 1 के वर्ग में आएगी, और 4 से लगाकर ये 9 है तो 8 तक, 4 से 8 तक है वो 2 के वर्ग में आएगी। तो बताओ ये 7 किसके वर्ग में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं 2 के वर्ग में। तो 2 को हम कितनी बार राइट करेंगे, 3 बार, 1 बार, 2 बार और तीसरी बार भागफल के स्थान पर। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 2 दूनी 4, यहाँ पर आ गए आपके 4। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएंगे तो दोस्तों पीछे कितने रहते हैं, 3 रहते हैं, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पर भाग करते हैं उस प्रकार से एक एक अंक नहीं आता है, यहाँ पर पूरा जोड़ा साथ में आता है। ये 29 एक साथ में आ जाएगा, 29। अब आपको ये संख्या, ऐसी संख्या आपके मन में ढूंढनी है जिनको यहाँ पर इस 4 के पास यहाँ पर लिखें और 19 अंक से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर 329 या इनसे थोड़ा कम आ सकता है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 9। तो देखो किस संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने पर इकाई अंक 9 प्राप्त होता है, तो एक तो होता है 3 और एक होता है खुद, एक तो होता है 3 और एक होता है 7, ठीक है ना। तो हम इन दोनों से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मान लो कि ये 4 है, 4 के पास हम 3 रखते हैं, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आता है, 3 को 3 से, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 आता है, बहुत इससे छोटा है। अब देखो 4 के पास में यदि 7 रखे तो मल्टीप्लाई भी 7 से करके देखते हैं। 7 7 49, 49 के 9 और हासिल के गए 4 और 7 चौके 28, 28 से 29, 30, 31 और 32, 329 आ रहा है। तो ये बिल्कुल राइट आ रहा है, 329, 329। किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो इन 7 को भी 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार और 1 बार लिखेंगे भागफल के स्थान पर, यहाँ पर लिख देंगे भागफल के स्थान पर। अब हम आगे यहाँ लिख देंगे अंडररूट, आगे नीचे लिखना है आपको 729 इज इक्वल टू 27, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है। उसके बाद में एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख, यदि वृद्धि दर 4% है तो 2 वर्ष के पश्चात शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए।
तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के फॉर्मूले से इसे आपको हल करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर आपको कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला आपके ये रहेगा, माना 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या पी, मतलब ये P2 ऐसे आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको सूत्र डायरेक्ट लगा देना है। P इंटू ये यहाँ पर ए लिख सकते हो आप या P लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला ज्ञात करने का मतलब ये चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा। P इंटू लगाओ मत लगाओ, कोष्टक घटेगा, इंटू बन जाएगा 1 प्लस R/100 घात 2 आएगी, क्योंकि 2 वर्ष का बताया गया और 2 वर्ष में 2 बार हिसाब हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जमा लेना है और जमाने के बाद में आपको इसको पहले कोष्टक को हल कर देना, फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। 12 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12,97,920 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद के क्वेश्चन को हम हल करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19वां। एक किसान किसी पशुशाला में 20 पशुओं के लिए से, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पशु कितने हैं दोस्तों हैं 20। तो सारा कितने दिन चल रहा है, दिन सारा चल रहा है 6 दिन के लिए पर्याप्त है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और जाते, 10 और आ जाते तो कितने पशु हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ये भोजन कितने दिन चलेगा, देखो दोस्तों 20 पशु के लिए 6 दिन चल रहा है, तो पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो सारा तो कम दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या मान लेते, ऐसे x मान लेते, क्योंकि हमें पता नहीं इन दोनों में बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में 6 बड़ा है, क्योंकि 20 के लिए 6 दिन चलेगा तो 30 के लिए कम दिन तक चलेगा। तो इसमें हमें ये अनुमान लग गया कि भाई 6 है वो बड़ा है। तो छोटे को बड़े से और बड़े को छोटे से मल्टीप्लाई करना है। इस साइड से बड़े लेते हो तो इधर से छोटा लेना है। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि पॉइंट का मतलब बड़े हैं, तो पॉइंटों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बड़ा तो इधर से छोटा, तो 30 को हम किससे गुणा करेंगे, x से गुणा कर देंगे। 30 को x से, क्योंकि इधर से ये बड़ा तो इधर से हमने छोटा उठाया, इधर से छोटा उठाया तो उधर से बड़ा, तो इधर से ये 20 तो इधर से 6, बराबर में आपको ये लिखना है 20 × 6। ओके, अब यहाँ पर देखो x का तो x बराबर में आपके था 20 × 6, ये 30 मल्टीप्लाई में तो किस में गया, डिवाइड में गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 6 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया 4। तो आपके सारा कितने दिन चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। एग्जाम में आपको थोड़ा व्यवस्थित लिखना है। 20वां क्वेश्चन रहेगा 4p² + 5p + 7 × 3p का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 3p इन सभी से गुणा कर देगा, पहले 3 ये है ना 3, ये 4 से गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 12, p² से गुणा करेगा, घातें जुड़ जाएगी, p की 1 है और इधर 2 है तो p की घात हो जाएगी 3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे क्योंकि ये प्लस ये भी प्लस, 5 को 3 से तो ये हो जाएगा 15 और ये p यानी p² हो जाएगा। ओके, उसके बाद में प्लस वापस आ जाएगा और 3 7 से गुणा करेगा, 7 या 21 हो जाएगा और p का p हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या करना है, एक कंपनी है जो दूध पाउडर एस से बेलनाकार बर्तनों में पैक करती हैं, जिसका व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। तो कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। ये लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेमी की दूरी पर चिपकाया जाता है। तो लेबल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये लेबल है, यहाँ से ये 2 सेमी छोड़ दिया, इधर भी 2 सेमी छोड़ दिया, ये पूरा था आपके 20, तो 2 इधर 4 छूट गया, पीछे कितना रह गया 18। तो मान लो ये इसको खोल देते हैं, यहाँ से खोल के हम फैलाते हैं तो ये इस प्रकार से फैलेगा या नहीं फैलेगा, जैसे बोतल के ऊपर इस प्रकार से लगा हुआ होता है, आप फैलाते हो तो वो आयत ही बनता है। तो ये तो इसका तो यहाँ तो हो गया ये 16, क्योंकि 2 ऊपर से 2 नीचे से, यानी ये हो जाएगा आपके 16। ओके, और ये कितना होगा, तो ये इसका मतलब गोल जो एरिया है, ये वाला गोल एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो ये आपके हो जाएगा 2πr हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई। तो 2πr गुणा आपके हो जाएगा 16, 2 के तो दोस्तों 2 रहेंगे, इंटू पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का मतलब त्रिज्या, ये पूरा 14 है तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 हो गई, इंटू 16। अब देखो 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया, आगे क्या बच रहा है 2 × 22 × 16। इनको मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 704 सेमी²। ठीक है, उसके बाद में 22वां क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको एक आलेख बनाना है। तो ये रहा 22वां क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने के लिए रेखिक आलेख खींचिए। ये सारणी एक शहर में एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में विभिन्न कारणों से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तेज स्पीड से 200,
और नशे में वाहन 100, तो इसका आपको क्या बनाना, पाई 60। तो पहले तो इन सभी का आप केंद्रीय कोण ज्ञात कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं एक का आपको केंद्रीय कोण ज्ञात, सॉरी इसने क्या बताया है कि इसमें रेखीय आलेख बनाना है, तो आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना पड़ेगा, है ना। ये आपके एक्स हो जाता है और ये हो जाता है वाई। अब एक्स पर तो आप तेज स्पीड वाहन, ये इनके नाम लिख दो, दुर्घटना के कारण लिख दोगे, यहाँ दुर्घटना के कारण तेज स्पीड में वाहन, और यहाँ पर लिख दोगे नशे में वाहन चलाना, इस प्रकार से ये लिख दोगे। और यहाँ पर संख्या ये 200, 100, 250, 120, 50 है, तो 50 50 का ही आप लिख दो, यहाँ पर 50 लिख दो, यहाँ पर 100 लिख दो, यहाँ पर 150 लिख दो, उसके बाद में 200 लिख दो और 250 लिख दो। आपको आसानी से ये मतलब आराम से आप बना सकते हो इस प्रकार से। यहाँ पर भी देखो 50 का गैप लिया गया है। अब आप क्या करोगे, अब देखो तेज स्पीड से 200 है तो तेज स्पीड का या 200 पर आपके पॉइंट बन जाएगा। और नशे में वाहन कितने हैं, 100 है, तो यहाँ पर 100 पर आपके पॉइंट बन जाएगा। लापरवाही में आपके हैं 250, तो ये 250 पर पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में गलत दिशा में वाहन जो 100 है, तो यहाँ पर आपके बन जाएगा, और ये वापस बन जाएगा। आपके अन्य सभी कारण है वो है 50, तो यहाँ पर पॉइंट। अब उसके अकॉर्डिंग आपको वापस स्केल की सहायता से ऐसे इसको मिलान कर देना है, स्केल की सहायता से मिलान कर देना, तो आपके ये रेखीय आलेख बन जाएगा। उसके बाद में हमारे 23वां क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको पाई चार्ट बनाना है दोस्तों। तो इसमें आपको पाई चार्ट बनाना है। 360 व्यक्तियों में एक समूह है, जिसमें सर्दी गर्मी और उनके मनपसंद ऋतु का जो मतदान किया गया था। तो इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ता है सबसे पहले। तो मान लो मैं ग्रीष्म का केंद्रीय कोण ज्ञात करके आपको समझा देता हूँ। तो ग्रीष्म का हम ज्ञात करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ ग्रीष्म। इसका केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो मत कितने आए हैं, 90 आए हैं। कितने आए हैं, 90। बट्टे में मैं क्या लिखता हूँ, कुल लिख दूंगा। तो ये 90, ये 120 और 130, इन तीनों को जोड़ेंगे, इनका कुल कितना है वो हमेशा बट्टे में हमेशा हर का मतलब कुल ही होता है, तो हमें हमेशा कुल आता है। तो 90, 120 ये इनको जोड़ने पर हमारे कितने होते हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे 360 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 360। और फिर गुणा कर देंगे हम 360 से। 360 से दोस्तों गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि केंद्रीय कोण 360 में से होता है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 से गुणा करते हैं। 360 से 360 कैंसिल हो गए, कोण आपके कितने बन गया, 90 डिग्री का आ जाएगा। इसका कोण कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का। अब देखो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इस प्रकार से आपके ये केंद्रीय कोण ज्ञात हो जाएंगे। इस प्रकार से सारणी में आपको लिख देना, और उसके बाद में आप अलग अलग बना सकते हो। ये देखो ग्रीष्म का आपके 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद में वर्षा का 120 का, यहाँ पर संधारक के आपने 120 का बनाया, और ये आपके शीत का 150 डिग्री कोण बन गया। और उसके बाद में 10 प्रश्नों में से, हाँ अथवा में भी इसमें क्वेश्चन दिया गया, तो अथवा वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अथवा में आपको ये प्रायिकता ज्ञात करनी है। 10 पृथक प्रश्नों में से 1 से 10 तक संख्या लिखी गई है। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी गई है, उन्हें एक बक्स में रखकर 80 प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे गए पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित प्रायिकता की ज्ञात करनी। 100 से छोटी एक संख्या, तो 100 से छोटी कितनी संख्या है, 5 होती है। कुल संख्या कितनी है, 10 है, तो 5/10 यानी कितना हो गया, 1/2। कितनी आएगी प्रायिकता, 1/2 आएगी। 100 से बड़ी एक संख्या, 100 से बड़ी संख्या है कितनी, 7, 8, 9, 10, 4 है। कुल कितने होते हैं, कुल कितनी परसेंट है, 10 है। तो यहाँ पर 2 का भाग गया आपके 2 बार, और इसमें गया 5 बार, 2/5। ये दोनों की प्रायिकता हो जाएगी, जो यहाँ पर भी हमारे यही रहने वाला है, कोई अलग आपके नहीं रहने वाला। ये 1/2 आ गया, और दूसरे का आ गया 2/5। ठीक है, आपको थोड़ा एग्जाम में थोड़ा सही ढंग से आपको व्यवस्थित लिखना होगा। उसके बाद में हमारा 24वां क्वेश्चन रहेगा, जिसमें भी अथवा में रहेगी। यहाँ तो ये आपको एक आकृति दी गई है, इसके अंदर आपको कुछ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सहायक में दिए गए खींची गई है। इसमें से 3 पद हो तो समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सभी कोणों के माप ज्ञात करने मतलब आपको, ये अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, ए बी तथा सी से समान दूरी स्थित है, बिंदु में भुजा की सहायता से खींची गई है। तो आपको इसमें आपको ज्ञात करना है कि भाई ये ओ डी की या ओ सी की या ओ ए की लंबाई कितनी है, किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसका आंसर पहले आपको थोड़ा व्यवस्थित यहाँ से समझ लेना होगा। यहाँ से कि बी ओ को डी तक इस प्रकार बढ़ाएं कि बी ओ डी है, ए डी और बी सी को मिला, इस प्रकार से ये आपको समझ लेना है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद में ये सब आपके इस प्रकार से हो जाएगा, और आपके ओ बिंदु से ए बी तथा सी की दूरी बराबर हो जाएगी। अथवा वाला क्वेश्चन ये रहेगा, ये कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 होता है। इसका अनुपात इसमें 3 और 2 दिया गया, तो 3x और 2x ऐसे मान लो। उसके बाद में इन दोनों को प्लस कर दिया, 5x हो गया, और पक्षांतरण कर दिया तो 37 डिग्री आ गया x का मान, ठीक है ना। तो ये यदि ज्ञात करना है तो 3 को हम गुणा करेंगे 37 से,
तो हमारे 3 को 37 से गुणा करेंगे 108 आ जाएगा, और ये ज्ञात करेंगे 2 को गुणा करेंगे हम 37 से तो आ जाएगा 72। ये 72 है तो ये भी आपके 72 डिग्री का होगा, और ये आपके हो जाए 108 डिग्री। इसी प्रकार से इन सभी को आप ज्ञात कर सकते हो। अब 25वां क्वेश्चन होगा जिसमें आपको गुणनखंड करने हैं बीजीय व्यंजकों के। तो ये 25वें में ये 4 या तो ये करने हैं या फिर इनके आपको गुणनखंड करने हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण, इन चारों को सही ढंग से आपको समझ लेना है, कवर कर लेना है। ये 25वें का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके ये हो गए फर्स्ट वाले के, और ये अथवा वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला मैंने ये आगे लिया नहीं है, आपको इसी अकॉर्डिंग आपको हल कर देना है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा।